नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लाल किले की प्राचीर से हवा दी गई है, और हवा दी गई है यूसीसी के नए नाम को। दरअसल ये कहा गया है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, समान नागरिक संहिता को लेकर के बहुत सारी बातें पहले सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं, सदन में हो चुकी हैं। हालांकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर दिया गया, हालांकि अनुसूचित जाति को, जनजाति को इसके दायरे से बाहर रखा गया, लेकिन तब भी देश में पिछले एक दशक से ज्यादा का समय हो रहा है, तब से इस बात को लगातार हवा दी जा रही है। उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसे जो शब्द दिया गया है सेक्युलर सिविल कोड, पहले इसे कहा गया था समान नागरिक संहिता की बात कही गई थी, अब सेक्युलर सिविल कोड नया शब्द देकर के, नया नाम देकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा या सेक्युलर सिविल कोड होगा, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। बिल्कुल। और सूरज जी, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 75 सालों से जो कम्युनल जो सिविल कोड चल रहा था, और ये भी कहा कि कोई भी कानून धर्म के नाम पर जब बंटवारा करता है तो ये ठीक नहीं है, और इसीलिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यूसीसी के बाद वो सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं, और इसी को लेकर जो बहस है, जो चर्चा है, वो लगातार जारी है और बहस छिड़ी हुई है। आज इसी मुद्दे पर, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में है, पहले उनसे परिचय आपका करा देता हूँ, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उनसे आप परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ में है आलोक सिंघई जी, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, प्रकाश सक्सेना जी और नीरज तिवारी जी। सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। थोड़ी देर में दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, सैफ मलिक जी और रामानंद द्विवेदी जी। सूरज, बिल्कुल, जैसा कि सभी मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं, स्वागत करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। और जहां बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की, हालांकि नीति निर्देशक तत्वों में या संविधान के अनुच्छेद 34 में भी इस बात का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 44 में इस बात का उल्लेख किया गया कि देश में एक समान कानून होना चाहिए। आलोक सिंघई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है समान नागरिक संहिता की लंबे समय से, क्योंकि ये 22वें विधि आयोग के पास में पूरा मसला है। 2023 में इस बात को लेकर के सुझाव आमंत्रित किए गए और लाखों सुझाव मिले भी हैं 22वें विधि आयोग को। अब जब 22वें विधि आयोग को सुझाव मिल गए हैं और 22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट देने की बात कही है, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने देखा कि देसाई आयोग ने जो सुझाव मांगे थे और उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन उसमें एक बात जरूर रखी गई कि अनुसूचित जनजाति को इसके दायरे से बाहर रखा गया। अब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता के अलावा वो कह रहे हैं सेक्युलर सिविल कोड, कि जो समान अधिकार, यदि हमारे यहाँ, हमारे देश में जब बात होती है संविधान की, तो संविधान में आपराधिक कानूनों की बात करें वो सभी के लिए एक समान है। फिर ये निजी मामलों के कानून अलग अलग हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अभी तक हम जिस नियमों को पालन करते रहे वो धर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म के आधार पर बांटने का काम करते रहे, तो ऐसे कानूनों को अब नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी जगह पे जो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए। कितना तार्किक है ये शब्द? बिल्कुल, कम्युनल सिविल कोड तो है ही। आप ये देखें, 75 सालों से वो जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 75 सालों से आप जो है धर्म के आधार पे अंतर कर रहे हैं। कहाँ संविधान में कहाँ लिखा है कि जो है आप शरीयत के आधार पे फैसले करेंगे? कहाँ लिखा है? जब समान नागरिक संहिता, समान लोगों को समान अधिकार देने की बात की जा रही है, तब ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आप मुस्लिम के लिए अलग कानून होगा, हिंदू के लिए अलग होगा, दलित के लिए अलग होगा। ये तो है नहीं कहीं। जब सब नागरिकों को समान अधिकार देकर समान तरीके से पूरे देश को एक साथ एकजुट करके हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तब आप शरीयत के आधार पर कैसे फैसले करेंगे? और शरीयत के आधार पर भी वो फैसले कैसे करेंगे जिसमें महिलाओं को, पुरुषों को असमानता का दर्जा दिया गया हो, जहां उनको उनके अधिकारों का हनन किया गया हो? तो ऐसी स्थिति हमेशा से ये रही है। ये जो तुष्टीकरण की नीति रही है, उसमें यह है कि मुस्लिम वोट को कबाड़ना है तो आप मुस्लिमों को खुश कर दो, शरीयत के आधार पर रहो भाई तुम। हम जो है हिंदुओं के आधार पर रहेंगे, हिंदू कोड बिल के आधार पर रहेंगे। सबसे पहले नेहरू जी के समय में हिंदू कोड बिल आया था, और नेहरू जी से जब ये कहा गया कि भाई हिंदू कोड बिल ले आए तो मुस्लिम कोड बिल भी लाना चाहिए, बोले नहीं नहीं, अभी इसके लिए समय नहीं आया है। तो ये जो है उस समय था, वो समय फिर आज तक कभी नहीं आया। लेकिन यहाँ आलोक सिंह जी एक बात आती है कि 1937 का जो एप्लीकेशन एक्ट है, जो शरीयत कानून को मान्यता देता है, तो ये तो आजादी के पहले का है ना?
है ना उसके पहले, लेकिन आपने संविधान में तो कहीं नहीं लिखा इस बात के लिए हाँ। कि शरीयत के आधार पे हम फैसले करेंगे। तो जब संविधान में नहीं लिखा है, संविधान में के अनुसार गलत हो रहा है, तो क्या उसमें सुधार नहीं करना पड़ेंगे? और अभी जो 3 कानून जो कानूनों में जो संशोधन किए गए, साइंटिफिक बनाया गया कानूनों को कि साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे हम सजा दें, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे समाज में सुधार करें। तो अभी तक दंड की बात थी सिर्फ, अब दंड के बाद में सुधार की बात की जा रही है। तो जब सुधारों की बात हो रही तो सभी में सुधार हो ना भाई। और मुसलमानों को क्यों हम अलग करके देखें? भारत का मुसलमान भारत के साथ में चलता है, और उसको हम जो है शरीयत के आधार पे हाथ देंगे, मुस्लिम महिलाओं को हम शरीयत के आधार पे अन्याय का शिकार होने देंगे, ये क्यों है? तो ये जो सुधार है ये जरूरी है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा ढंग से ये बात कही। अभी तक हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे थे, लोगों को बुरा लग रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि भाई मुसलमानों को जबरदस्ती आप दबाव डाल रहे हैं। पर अब तो आप तार्किक आधार पे समझ सकते हैं ना कि हम जो है अभी तक कम्युनल आधार पे फैसले ले रहे थे, कम्युनल आधार पे हम कानून को लागू कर रहे थे, संविधान में को कम्युनल कर रहे थे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता की बात की, तो ये धर्मनिरपेक्षता तो नहीं है, ये तो धर्म सापेक्षता हो गई कि आपने जो है मुसलमान के हिसाब से मुसलमान के चेहरे पे मुसलमान की बात करेंगे, हिंदू के चेहरे पे हिंदू की बात करेंगे। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को तो कभी ना कभी पाटना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि जो लाल किले की प्राचीर से ये बात कही है, पूरे देश में इस पर चिंतन होना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से इस सुधार को लागू करना चाहिए, खुले दिल से लागू करना चाहिए, संकीर्णता छोड़ के बड़ा खुला दिल करके इसको स्वीकार करना। बिल्कुल सही कहा कि ये एक ऐसी बात है जिसको सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में यदि एक कानून सबके लिए हो राजेश जी, तो वहां समानता की बात होती है, वहां विचारों की समानता की बात होती है, वहां कानूनों के समानता की बात होती है, और देश में अधिकारों के समानता की बात होती है। जी बिल्कुल सिंह जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से जो कुछ कहा, बेहतर कहा, ये होना चाहिए इस देश में, लेकिन आखिर विपक्ष क्यों इन चीजों को, या पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उनको क्यों गलत बता रहा है? मैं सीधे प्रकाश सक्सेना जी के पास में आता हूं। प्रकाश जी, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कम्युनल शब्द का इस्तेमाल किया कि 75 सालों तक कम्युनल सिविल कोड चलता रहा, अब सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है, लेकिन विपक्ष कह रहे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। क्या वाकई जो चीज उन्होंने कही है इससे अंबेडकर जी का अपमान हुआ है? क्यों नहीं लगना चाहिए विपक्ष को? आप ये बताएं, सिविल कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है? यहाँ सिविल की मीनिंग क्या थी? क्या कम्युनल है क्या? आप कम्युनल मानते किसको हैं? अभी आलोक भाई ने जो कहा कि नेहरू जी ने वो उस समय की स्थितियां एक बहुत बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए सबको एक करने की थी। समयानुकूल जो स्थितियां होती हैं तब हमारी लीडरशिप डिसीजन लेती है, इसलिए उस समय उसको नहीं छेड़ा था, हमें सबको एक रखना था और अंग्रेजों से युद्ध करना था। ठीक है, यदि उन लोगों की ये सोच होती तो वो अनुच्छेद 44 में प्रावधान क्यों रखते कि राज्यों के ऊपर उन्होंने शक्तियां दे दी थी कि समय के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से आप लोग इसमें संशोधन कर सकते हैं, ये अधिकार आपको देना है। नेहरू जी ने यदि हिंदू मैरिज एक्ट और जो उत्तराधिकार अधिनियम वगैरह जो लाए थे जिसमें महिलाओं को अधिकार दिए, आप क्या मानते हैं क्या वो गलत थे? क्या उनको वापस ले लें? आप वापस लेके देखिए, अब जो महिलाएं सशक्त हो गई वो आपका विरोध करेंगे, आप वापस नहीं ले सकते, आप उनको गलियाएं भले ही। तो उन्होंने हिंदू समाज में सुधार के लिए वो चीजें लाए थे। अब जरूरत यह है कि मुस्लिम समाज में भी सुधार हो, लेकिन आप उसमें देखें कि जो वहां के रिचुअल्स तो आप नहीं बदल रहे हैं। आप ये हमारे यहाँ भी जो हिंदू मैरिज एक्ट और उत्तराधिकार अधिनियम में भी जो संशोधन हुए हैं वो मौलिक अधिकार के आधार पे हुए हैं। जो हमारे आर्टिकल 14 और 15 में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है धर्म, जाति, लिंग के बिना, तो धर्म का भेदभाव तो यहाँ भी नहीं कर सकते। सिविल कंडक्ट कॉमन सिविल कोड में भी इसीलिए प्रावधान किया गया था कि यहाँ पर महिलाओं के जो राइट्स वायलेट है उनको प्रोटेक्ट करना राज्यों का धर्म है, ये उनका कर्तव्य है। ये जो दिया है डायरेक्टर प्रिंसिपल्स, ये कर्तव्य है राज्यों के, तो ये कर्तव्य है। तो उसमें कार्य किसको दिक्कत है? एक बात जानना चाहता हूं, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि बात हो रही कि जैसे कि हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, इनके लिए नियम है कि विवाह के लिए उम्र की सीमा तय है कानून के द्वारा, लेकिन शरीयत में यदि हम उल्लेख करते हैं कि वहां सिर्फ यदि जो लड़की है वो मासिक धर्म जब प्रारंभ होते हैं उसके बाद में वो विवाह के लिए योग्य हो जाती है, चाहे उसकी आयु 12 वर्ष हो, चाहे 14 वर्ष हो, या जो भी आयु हो। तो ये बातें कि ये जो विभिन्नता की बातें हैं ये इनमें संशोधन होना जरूरी है। कारण क्या है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के
बातें आती है। जी। ह्यूमन राइट्स के साथ महिलाओं के अधिकार की बात आती है। उनको अनुच्छेद जो मैंने कहा 14-15 में बराबरी का अधिकार देने की बात है, हाँ। तो वो उनका मेडिकल ग्राउंड पे उनको व्यवस्था चाहिए ना, हाँ। तो वो संशोधन लाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। जी। पर ये कम्युनल कैसे हो गया? हाँ। आप मतलब पुराने जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, जो हमारी संविधान सभा थी, जी। इवन जो अभी तक के जो प्रधानमंत्री थे जिसमें अटल जी भी हैं, आप उनको आप कम्युनल बता रहे हैं। आप इसका मतलब ये है, आप धर्मनिरपेक्षता को क्या बताएंगे? आपके खुद के विचारों में कहाँ स्थिरता है? मुझे मोहन भागवत जी का बयान याद आता है। वो बोलते हैं कि वो पति पत्नी का जो विवाह है कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। पति उसको सुरक्षा देगा, वो उसके परिवार का पालन पोषण करेगी, और यदि दोनों इसमें मतलब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते तो अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकते हैं। जबकि हमारे हिंदू धर्म में जो विवाह है वो 7 जन्मों का रिश्ता माना गया, हाँ। और इस्लाम में उसको कॉन्ट्रैक्ट माना गया। तो आप तो इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट वाली बात करने लगे, तो आपके विचारों में स्थिरता कहाँ है? आप किस तरह से आप पिछले जो प्रधानमंत्रियों का आप कम्युनल ठहरा रहे हैं? ठीक है, आपके सेकुलरिज्म की क्या डिफिनेशन है? हाँ, आपने जो बात कही कि वो एक परिभाषा, वो शब्दों में क्या परिभाषित किया गया है, जो बात कही गई है सेकुलर सिविल कोड की, उसकी क्या परिभाषा निकाली जा रही है, और जो बात सामने आ रही है। सैफ अली जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपका स्वागत करते हुए, और रामानंद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। और सैफ अली जी, यही बात लेकर आपके पास आ रहा हूं, ये विभिन्नता की बात, क्योंकि जब हम देखते हैं कि आर्टिकल एक्ट 1937 वो शरीयत कानून को मान्यता देता है। संविधान बना 1947 के बाद, देश आजाद हुआ 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। जो हिंदू विवाह अधिनियम की बात आई वो उसके बाद की बात है। लेकिन यहां यदि ये बात आती है, चाहे विवाह का कानून हो, संबंध विच्छेद का कानून हो, या दत्तक गोद लेने का कानून हो, विरासत का कानून हो, ये कानून में जो विभिन्नता है, क्या आपको लगता है वास्तव में पूरे देश के उत्थान के लिए, देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए कानूनों में समानता होनी चाहिए? क्या आप पक्षधर हैं यूसीसी के, जिसे नया नाम दिया गया है सेकुलर सिविल कोड, क्या उसके पक्षधर हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरा इसके बारे में कहना है वो ये है कि कॉमन सिविल कोड जो है आज से नहीं बरसों से भाजपा के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। बराबर। 3 चीज़ें उनकी हमेशा से थी, एक राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड। तो 2 तो उन्होंने लागू कर दिया। हाँ। अब लोग उनसे सवाल करते हैं कि भाई ये तीसरे मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं? हाँ। तो इसलिए गाहे बगाहे इसको वो छेड़ते रहते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा इस्लाम धर्म जो है उसमें जो कुरान शरीफ आया है उसकी बहुत मान्यता है जी। और कुरान शरीफ में जीवन जीने की एक पूरी पद्धति का विवरण दिया गया है और तमाम चीज़ों की उसमें व्याख्या की गई है कि किस तरह आपको अपना जीवन जीना है। उसमें यह भी आता है कि किस तरह आपको विवाह करना है, कैसे रखना है, किसके क्या अधिकार हैं। और हिंदू एक, जैसा आपने भी कहा, अमेंडमेंट होने के बाद महिला का अधिकार हुआ, लेकिन इस्लाम में आज से जब शुरुआत 1500 साल हुई थी तभी से महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, संपत्ति में भी थे, सब तरह के अधिकार उसमें दिए हैं। अगर कोई इसको डीपली पढ़ेगा तो बहुत सारी उसमें आयत ऐसी हैं जो महिलाओं को लेकर हैं और उनके अधिकारों का उसमें विवरण दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं और हमारे संविधान में भी सबको अपना अपना धर्म मानने की, अपने हिसाब से रहने की आज़ादी दी गई है। तो ये कॉमन सिविल कोड का मुद्दा तो सिर्फ क्या इसलिए उछाला जाता है कि उनको अपने कुछ वोटर्स को साधना है, कोई चुनाव आने वाले होते हैं तब इस तरह की चीज़ों को वो लाते हैं। जहाँ तक मेरा ये कहना है कि बहुत कॉमन सिविल कोड जो है मुस्लिम पर्सनल जो है उसमें 3 चीज़ों पर विशेष है। एक तो शादी, दूसरा तलाक और तीसरा जो है वारिसान का जो हक होता है वो उसको लेकर है। बाकी सारे कानून जो देश में लागू हैं वो सभी धर्मों पर होते हैं, उसमें मुसलमानों पर भी लागू हैं। क्रिमिनल एक्ट्स में भी वैसे ही कार्रवाई उन पर होती है। और जहाँ तक भरण पोषण के सवाल है तो अभी ये देखने में आ रहा है कि धारा जो 125 पहले थी, अभी तो मुझे याद नहीं उसको क्या किया है, लेकिन उसमें कई प्रकरण अदालतों में हमारे यहाँ लगते हैं और जब न्यायाधीश उसमें कोई आदेश पारित करता है तो चाहे वो मुसलमान हो कोई भी उसको मानना पड़ता है। नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसके वारंट जारी होते हैं और उसको मानना पड़ता है। तो कोई बहुत बड़े ऐसे कानून नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कि जिनको बदल देने से देश में कोई बहुत परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन क्या है कि जैसे कि उत्तर पूर्व में आदिवासियों के लिए कुछ कानून है, उनकी कुछ प्रथाएं हैं। दक्षिण भारत में हमारे वोकालिंगा और लिंगायत समाज हैं, उनकी अलग परंपराएं हैं। तो भारत में ये लिंगायत तो जो है हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल होती है, उनकी जो कानून है वो हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है लिंगायत समाज पर। नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम की नहीं, प्रथाओं की और रिवायतों की बात कर रहा हूँ मैं।
तो भारत में सब जगह अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से परंपराएं रवायतें हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आपने बात कही अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भारत के हर नागरिक को संविधान का अनुच्छेद 14 प्रदान करता है, लेकिन उसी संविधान का अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्वों के अधीन राज्यों को ये शक्ति देता है कि वो अपने राज्य की स्थिति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या वर्तमान जो परिस्थिति है उनके आधार पर वहां इस सिविल कोड को लागू कर सकता है, समान नागरिक संहिता लागू कर सकता है। तो दोनों अधिकार देते हैं फिर तो 44 अनुच्छेद 44 में ये अधिकार है, अनुच्छेद 14 में स्वतंत्रता का अधिकार है हमारी कि हम किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। देखिए संविधान में ये प्रावधान इसीलिए रखा गया है कि भविष्य में अगर लगे तो उसको अमेंडमेंट किया जा सके जी। लेकिन 75 साल बीत गए, इतने सारे शासक आए और चले गए, कई पार्टियों की हुकूमत भी आई, बदली, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी भी किसी ने इसको बदलाव करने की कोशिश नहीं की। मेरा मानना ऐसा है कि इसमें इसलिए कोशिश नहीं की गई कि इससे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव किसी चीज पे पड़ता नहीं, सिर्फ ये मुसलमानों को अधिकार देता है कि उनको अपना विवाह किस तरह करना है, अपने परिवार की संपत्ति का बंटवारा किस तरह करना है, और तलाक में जो चीज थी, वो तलाक में जो एक विसंगति थी, हम मानते हैं इस बात को, और कुरान शरीफ में भी ये जो 3 तलाक वाली चीज है वो नहीं दी गई है, कुरान शरीफ में भी इसको डिफाइन किया गया है। तो जो ये लागू किया गया है ये बिल्कुल ठीक किया गया है, इससे मैं इसमें पक्ष में हूँ इसके बिल्कुल। लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं जो धर्म के आधार में, से मुसलमान की बात नहीं कर रहा, जिस धर्म की जो रवायत है, परंपराएं, वैवाहिक परंपराएं सबकी अपनी अपनी है, ईसाई फारसी भी उसमें शामिल है जो तो हिंदू अधिनियम में नहीं आते। हाँ, तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, और जब ये चीजें ऐसी होती हैं कुछ कि व्यक्ति चाहता है कि जिस परंपरा को हमारे पूर्वज निभाते आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आपने कहा कि आप भी उस चीज के पक्षधर हैं जो महिलाओं को उत्थान की गति में, आपने कहा कि यदि 3 तलाक को खत्म किया गया है और वो विधि खत्म की गई जिस तरह से होते थे और कानूनी तरीके से होने की बात कही, और आपने धारा 125 का उल्लेख किया कि धारा 125 में भरण पोषण का अधिकार यदि दिया जाता है, तो न्यायालय को फैसला सुनाता है तो वो सबके लिए मान्य होता है। तो यहाँ जब बात आ रही है, बहुत अच्छी बात कही सैफ मलिक जी ने कि यदि यहाँ उत्थान की बात है, विकास की बात है, महिलाओं के अधिकार देने की बात है, वो बहुत उचित है, लेकिन जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन पर भी उन्होंने कहा कि उन पर भी विचार करना चाहिए कि जो अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हैं उनके जो, जैसे उन्होंने कुरान शरीफ का उल्लेख किया कि कुरान शरीफ में जो चीजें हैं कही गई हैं उनको विस्तार से समझकर लागू करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बेहतर बात जिस तरह से मलिक साहब कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इससे जिस तरह की बातें पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह के मलिक साहब कह रहे हैं कि जहां जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। सीधे मैं आता हूँ श्याम मोहन श्रीवास्तव साहब के पास में आता हूँ। श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, पहले जिस तरह से अगर हम बात करें यूसीसी की हम बात करें, उसमें थोड़ा जिस तरह से चेंज किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने कि सेकुलर उसमें शब्द जोड़ दिया है। इस तरह के नाम बदलने से आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसको लेकर? हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इसकी पैरवी करता रहा है, लेकिन क्या इन चीजों को जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो उसको आप साथ कर पाएंगे, उसको एडॉप्ट कर पाएंगे? किस रूप में देखते हैं आप इसको? नहीं, शब्द भी कभी कभी अगर ठीक प्रयोग करें तो उसका असर भी ठीक होता है। वास्तव में सेकुलर शब्द आया पाश्चात्य पद्धति से। वो लोगों ने यह समझा कि सेकुलर धर्म का पर्यायवाची है। वास्तव में सेकुलर शब्द धर्म का पर्यायवाची नहीं है, वो पूजा पद्धति का, संप्रदाय का पर्यायवाची है, वो पंथ का पर्यायवाची है। और इसलिए इसमें जो भेदभाव जैसे होते हैं वे न करते हुए, धर्म तो सबका एक सा है, सबका मानव धर्म है। सत्य बोलो, क्रोध न करो, ईमानदारी से रहो, इंद्रिय निग्रह करो, ये सब धर्म है, ये सबके लिए एक जैसे हैं। कोर्ट ने भी इस बारे में बहुत बार व्याख्या की है। सेकुलर शब्द जहाँ से आया है वहाँ वो ये मानते हैं कि यह सर्वधर्म संभाव है, सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, यह उस शब्द का वास्तविक अर्थ है। और अगर शब्द का ठीक प्रयोग होगा तो उसका असर भी ठीक होगा। इसलिए यह जो विडंबना यह है कि यहाँ पर जब जो शासन में आया उसने अपने वोट बैंक के नफा नुकसान के हिसाब से फैसले किए। ये बात ठीक मेरे मित्र ने कही कि संविधान के अनुच्छेद भाग 4 अनुच्छेद 44 में इस बात का उल्लेख संविधान निर्माताओं ने किया है कि जैसी परिस्थिति होगी आगे उसमें इस प्रकार यूसीसी कॉमन सिविल कोड के लिए या समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन वो समय आया नहीं। अब शायद लगता है कि वो समय आया है। हमारे यहाँ क्या गया, संगत छद्म संबद्धम संभो मनासी जानताम, सब एक साथ चले, यानी एक जैसा व्यवहार करें, सब मनाए, सबका मन अच्छा हो, सब अच्छा मधुर वाणी बोले, संभो मनासी जानताम, सब एक मन से एक होकर काम करें, तभी किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह है।
इस हिसाब से अगर चले तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सब एक साथ चले। और हमारे यहाँ भोपाल में भी एक नेता ने ये कहा कि एक पैकेज हम यहाँ काम करते थे, कभी कभी हम वहाँ काउंसिलिंग में जाते थे, तो हमने कहा HMT में डीए बहुत अच्छा है, तो इंडिया एयरलाइंस में हाउस रेंट अच्छा है, तो उन्होंने कहा एक जगह का पैकेज पूरा का पूरा ले लो। आप कहो तो इंडियन एयरलाइंस का बुला लेता हूँ, आप कहो तो HMT का बुला लेता हूँ। क्या श्याम मोहन जी, अब जो मलिक साहब ने भी जिस तरह से कहा कि जो एजेंडे में 3 चीजें रही हैं, धारा 370, राम मंदिर और UCC, क्या अब पीएम नरेंद्र मोदी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी उसमें जोड़ा गया है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक, क्या ये वोट बैंक की चिंता है? क्योंकि जिस तरह के परिणाम भी आए हैं, लोकसभा के हम परिणाम भी देखें, लेकिन उससे आगे बढ़कर उन्होंने एक शब्द और भी जोड़ा है उसमें कि इस बार जो तीसरा टर्म है वो 3 और गुना गति से काम करेंगे। क्या गति इस तरह के फैसलों को लेकर है? वोट बैंक की चिंता है कि आगे अब इस तरह के डिसीजन लेना होंगे? ठीक है, मैं समझता हूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि विडंबना यह है कि लोग अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से व्यवहार करते रहे। अभी शायद प्रधानमंत्री जी जितना हमने इतने सालों में देखा है, वो अपने हित, अपने पार्टी के हित से ज्यादा देश के हित के विषय में कठिन से कठिन फैसले जो पिछले समय में रह गए थे सालों से, उन विषयों पर फैसला एक के बाद एक करते जा रहे हैं। राम मंदिर से या और दूसरे फैसलों से इस फैसले का संबंध नहीं, इस फैसले का संबंध राष्ट्रव्यापी है और राष्ट्र हित से है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, अलग अलग कानून से अलग अलग लोग चले, यह ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ये निवेदन किया था कि उन्होंने कहा किसी के एक जगह का पैकेज बुला लें। भोपाल के एक नेता ने भी एक बार सार्वजनिक रूप से बयान में ये कहा था कि हम सब मान लें, एक बार अगर हमको उस कानून से चलना है तो वो पूरा का पूरा कानून लागू कर दें जो मानना चाहते हैं उन पर। शरीयत कानून से फिर अपराध संहिता के फैसले भी उससे अनुसार करना चाहिए, ये भी एक भोपाल के नेता ने कहा था। हमने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि इसमें अभी तक जिस गति से काम नहीं हो पाया, उस गति से काम करने के लिए लगन की और मन की, राष्ट्रवाद की भावना का जिस जरूरत है, उस जरूरत को समझते हुए मेरे ख्याल से ये फैसला शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। देश की यह इच्छा भी है। बिल्कुल, आपने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना का आपने उल्लेख किया और यहाँ नफा नुकसान की बात कही है कि नफा नुकसान को देखते हुए जैसा कि चर्चा में बात आई है कि 3 एजेंडे भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, धारा 370, राम मंदिर और सिविल कोड की बात कर रहे हैं, UCC की बात कर रहे हैं। अब 2 चीजें हो चुकी है, तीसरे की तैयारी है क्या? क्योंकि जैसा कि देखा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में राज्यों को अधिकार दिए गए, तो उत्तराखंड ने तो लागू कर दिया है। अब वहां क्या प्रभाव पड़ा है, क्या चीजें हैं, उससे क्या देखा जा रहा है, उसका कैसे अध्ययन किया जा रहा है? नीरज तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूं यही बात लेकर के, नफा नुकसान की क्या, जैसा कि अभी बात सैफ मलिक जी ने भी जो बात कही कि ये वोट बैंक की बात है, चुनाव आ रहे हैं तो इस तरह की चीजों को हवा दी जा रही है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि इन चीजों पर चर्चा होती है। जैसा कि आज ही देखा हमने, जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हो गई, हरियाणा के चुनाव की घोषणा हो गई, विधानसभा चुनाव है दोनों राज्यों में। तो क्या ये बातें केवल बातें होती हैं और उस समय होती हैं जब चुनाव होते हैं, या फिर इन बातों के कोई मायने भी हैं? बिल्कुल, इन सभी बातों का कुछ ना कुछ मायने बहुत होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि सबकी निगाहें थी लाल किले की प्राचीर से कि एक 282 वाले नरेंद्र मोदी जी थे, 303 सीटों वाले नरेंद्र मोदी थे और एक 240 सीटों वाले नरेंद्र मोदी जी। अब ये लोगों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी अब ऐसे कड़ी बातें नहीं करेंगे जो पहले करते थे और डिसीजन ले लेते थे। अब समय आ गया था, उन्होंने तो पहले से ही तय कर लिया कि हम राष्ट्र के हित में जो कड़े से कड़े फैसले होंगे उसे हम लेंगे। अब बात यहां पर यह आई कि UCC इसको लागू करने की जो यात्रा है, आपको बताएं कि UCC की यात्रा 1835 से चली आ रही है। लगभग आज की डेट में देखा जाए तो 89 वर्ष हो गई है यात्रा पुरानी। अब समय आ गया है कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। इस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? क्योंकि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर ऐसे कानून नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि समाज की प्रगति और सौहार्दता हेतु उस समाज में विद्यमान सभी पक्षों के बीच में समान भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि बदलती परिस्थितियों की अपेक्षा, आप ध्यान देखें कि जब बदल रही है परिस्थितियां हमारे देश में, तो क्या ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते
यदि हम ऐसे निर्णय लेंगे तो भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसा निर्णय होना जरूरी है। आपने एक जिक्र किया अंग्रेजों की, एक रिपोर्ट थी अंग्रेजी सरकार की जो 1935 में रिपोर्ट आई थी जिसमें समान कानूनों का उल्लेख किया गया था। हालांकि उसमें शरीयत कानून का कहीं से कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आपने विकसित राष्ट्र की बात कही। यदि हम बात करें चाइना की, तो चाइना में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। चाइना में मुस्लिमों की क्या स्थिति है ये पाकिस्तान भी जानता है, बांग्लादेश भी जानता है, भारत भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो क्या यदि विकसित राष्ट्र हम माने तो उस दिशा में चले क्या? यूनाइटेड किंगडम में देख लीजिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए क्या है, नहीं है। वहां पर सब समान है। अब भारत में भी ये स्थिति है कि हम सभी को समान होना चाहिए, क्योंकि ये समय आ चुका है और हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर के विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब आप कहेंगे चाइना की बात करेंगे, चाइना को एक अलग रखिए आप, चाइना को इसमें मत जोड़िए, क्योंकि चाइना एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमारा भारत अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ सबको लेके चलने की बात होती है, वहाँ सिंगल की बात होती है, यहाँ सबकी बात हो रही है। ये यदि पड़ोसी कितना भी बड़ा दुश्मन हो, यदि उसके ऊपर तकलीफ आ जाए, सहायता करने हमारा भारत पहले पहुंच जाता है। आप अच्छे से देख रहे हैं, भी उठाते हैं, वो उठाते हुए चलता रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं और उस फ्लेक्सिबिलिटी का समय समय पे परिचय हम देते रहते हैं। इस लचीलेपन का जो बात आ रही कि हम भारत संविधान कहा जाता, संविधान की परिभाषा में लिखा कि भारत का संविधान बहुत लचीला है, तो क्या अब उस शब्द की आवश्यकता रह गई है? भारत का संविधान लचीला नहीं है, फॉलो करने का तरीका लचीला है। संविधान तो बहुत कठिन है, लचीला नहीं होता तो 100 से ज्यादा संशोधन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भारत में हर चीज है राजनीति से पहले जोड़ी जाती है कि हमें वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए। लेकिन मोदी जी वन मैन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो वोट बैंक को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए राष्ट्र को तवज्जो देते हैं। इस बात को हम सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं पहले जब वो सत्ता में थी इतने समय तक, क्या वो कर भी तो सकती थी? वो भी तो वोट बैंक की राजनीति करती रही होंगी। नहीं, वो तो कुछ ज्यादा करती थी। ये तो थोड़ा कम लेके चल रहे हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि हम बड़े बड़े मुद्दे को सॉल्व कर दें, हम लोग भी विकसित राष्ट्र बन जाए जब हमारा भारत आजाद हुए 100 वर्ष हो आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कह चुके हैं, जब पहली बैठक हुई थी एनडी की, उन्होंने कहा था कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं विश्व की। तो जहां विकसित राष्ट्र बनने की बात आ रही है, वहां ये जो चीजें हैं, समान कानून की बात, समान नागरिक संहिता की बात, राजेश जी यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, जो बात आ रही है वोट बैंक की। जैसा कि नीरज जी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राष्ट्र का सोचते हैं, फिर वोट बैंक की तरफ ध्यान देते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सेक्युलर शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, वो वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करके राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ाया हुआ कदम है? और मुझे लगता है कि श्रीवास्तव जी जिस तरह से चीजें कह रहे थे, और या फिर मलिक साहब कह रहे हैं, या फिर नीरज जी जिस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि 89 साल उन्होंने जिक्र किया कि 89 साल हो गया है, तमाम सारी सरकारें आई और यूसीसी लगातार रहा है। लेकिन सूरज जी बात अब इसलिए इसको लेकर है कि अब कितना संभव है, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी भले उनके एजेंडे में है, भले वो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि अब उस दिशा में अगर कोई, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि इस बार जो तीसरा टर्म रहेगा कुछ बड़े डिसीजंस होंगे, उसमें पहले से उनका एजेंडे में है, दूसरे टर्म में भी, तीसरे टर्म में। मैं सीधे रामानंद द्विवेदी जी के पास में आता हूँ। रामानंद जी, क्या लगता है कितना संभव है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कह दिया है यूसीसी को लेकर, ये संभव है कि नहीं अब यूसीसी लागू हो जाएगा जिस दृढ़ता के साथ, या जिस तरह से थोड़ा चेंज करके वो बात कह रहे हैं? जी राजेश जी, नरेंद्र मोदी जी जो अभी लाल किले से उन्होंने ऐलान किया, बहुत सारी बातों को उन्होंने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कहा कि हमारा कदम रहेगा, यूसीसी के खिलाफ उन्होंने कहा कि भारत में समान नागरिक कानून बनना चाहिए, उसकी उन्होंने बड़े अच्छे से कहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे देश में एक देश एक कानून, वो किसी धर्म या किसी जाति को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो सेकुलर है उसकी परिभाषा यहाँ अलग अलग लोग अपने अनुसार बना लेते हैं, लेकिन वो सेकुलर ऐसा नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि भारत में सभी जाति के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, तो वो अपने अपने कानून को एक तरीके से मानें। ये नहीं कि किसी राज्य में कोई कुछ कानून मान रहा है, कोई किसी राज्य में कोई कानून मान रहा है, ऐसा नहीं। धर्म, जाति, जैसे विवाह हो, तलाक हो, जमीन का बंटवारे के लिए नियम बने, गोद लेने के, बच्चों के गोद लेने का नियम बने, मतलब जो भी नियम हो वो सब एक होना चाहिए।
किसी राज्य में अलग अलग नहीं होना चाहिए। और ये मोदी जी का अच्छा फैसला है, क्योंकि वो देश को विकसित बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम राजनीति से जोड़ेंगे उसको, तो ये तो फिर आज जो हमारा संविधान पुराना बना हुआ है उसमें हम कोई परिवर्तन ही नहीं कर सकते, वही एक ही लकीर में चलते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक नागरिक, दंड संहिता में संशोधन कर दिया, अब वो न्याय संहिता हो गई है। नहीं, न्याय संहिता हो गई है, लेकिन न्याय संहिता इसको नहीं मान सकते। यदि एक देश एक कानून, तो ये तो अच्छी बात है। हर व्यक्ति के लिए एक कानून होना चाहिए। अब अभी जैसे मुसलमानों के लिए था, तलाक में 3 बार बोले तलाक 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 और तलाक हो जाता था, ये कौन सा नियम था? तलाक के लिए उन्होंने एक कानून बना दिया, उससे मुस्लिम महिलाएं काफी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी तरीके से देश में जितने भी कानून है एक होना चाहिए, और ये पूरे देश के लिए अच्छी बात है। ठीक है, आपने कहा कि एक कानून हो तो पूरे देश के लिए अच्छी बात है, सभी धर्मों के लोगों के लिए अच्छी बात है। यहाँ 2 बातें लेकर के आलोक सिंघई जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि यहाँ चर्चा में 2 बातें हैं। जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि यदि विवाह के लिए, संबंध विच्छेद के लिए, विरासत के लिए, गोद लेने के लिए, उत्तराधिकार के लिए यदि शरीयत कानून लागू होते हैं और वहां हिंदू विवाह अधिनियम या भारत के कानून लागू नहीं होते हैं, तो वहां अपराधों पर भी शरीयत के कानून लागू होना चाहिए। फिर वो समानता होना चाहिए कि यदि हम शरीयत के कानून मानते हैं तो फिर सभी जगह शरीयत के कानून ही माने, केवल कुछ चीजों में शरीयत के कानून, बाकी चीजों में भारत का कानून। ये विषमता दूर करने का। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश में हमने देखा एक आयोग बना, उत्तर प्रदेश में एक आयोग बना, उत्तराखंड में एक आयोग बना, देसाई आयोग वहां पर बना, वो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में वहां पर बनाया गया। वहां रिपोर्ट आ गई, पटल पर रख दी गई, लोगों से सुझाव आमंत्रित कर लिए गए हैं और लागू कर दिया गया। केंद्र में हम देखें 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 2023 में सुझाव मांगे, लाखों सुझाव आए, लेकिन उस पर विमर्श नहीं हो रहा है। उसके बाद ये एक नया नाम सेक्युलर सिविल कोड दे दिया जाता है। तो इसको हम क्या माने कि राज्यों में जो आयोग बने हैं उनकी रिपोर्ट अभी तक पटल पर नहीं आई है, तो वो गति जो है उसकी शनि है, शने शने चल रहा है, आराम से चल रहा है, या फिर अब उसमें स्पीड आने की जरूरत हो गई है? बिल्कुल हो गई है। दरअसल में फैसले जो है वो पॉलिटिकल ही लागू होते हैं। आप ये देखें, प्रधानमंत्री यदि कोई फैसला ले रहे हैं तो किन परिस्थितियों के आधार पर ले रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। जब हम सबको न्याय की बात करते, न्याय संहिता बनाने की बात करते, तो क्या मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप ये बताएं, तलाक की बात को लेकर इतने सालों तक परेशान रही मुस्लिम महिलाएं, फिर उसके बाद में हलाला है, उसके बाद में मुताह है। ये जो परंपराएं चली हैं जिनके कारण मुस्लिम महिलाओं को अन्याय का सामना करना पड़ता है, वो जलालत भरी जिंदगी जीना पड़ती है, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो यदि एक हम समान संहिता लगा के उनको न्याय दे सकते हैं, तो हम क्यों वो पुरानी खटरा अपना अलापते जा रहे हैं कि सब जो कुछ चीजें होगा वो कुरान के अनुसार होगा? कुरान के खिलाफ कोई नहीं बात कर रहा, कुरान को कोई नकार भी नहीं रहा, लेकिन जो महिलाएं हैं, भारत की लड़कियां हैं, उनके लिए न्याय की बात हम क्यों नहीं करेंगे? वो भी तो हमारे यहाँ की लड़कियां हैं, और पूरा देश जो है वो एक साथ में आगे बढ़ रहा है, एक साथ में आगे बढ़ता है। अब आप देखें, इजराइल में हो, फिलिस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है, तो इजराइल में हो या फिलिस्तीन में हो, वहां पे तो वो कुरान की बात नहीं करते हैं, पहले वो बात करते हैं समान अधिकार की बात, जिंदा रहने का संघर्ष है। और भारत भी आज जो वैश्विक परिस्थितियां बन गई है, 3rd वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन गई है, ऐसे में भारत को आगे बढ़ना है। वो आगे बढ़ने के लिए क्या हम अपने पैर में बेड़ियां पड़ी रहने देंगे? तो वो बेड़ियां तो हमें काटना पड़ेंगी। और रही बात इस शरीयत की, तो शरीयत तो लागू नहीं हो पाएगी अब ना भारत में। भारत का मुसलमान भी नहीं चाहेगा कि शरीयत के अनुसार सब चीजें हो जाएं, क्योंकि वो शरीयत की कमियां भी जानता है और समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। हमेशा कहा जाता है कि नई पुस्तक पढ़ना चाहिए, नई पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें जो पुराने एडिशंस में जो गलतियां हैं वो सुधर जाती है। तो आज भी हमें सुधार करने की जरूरत है। तो जो पुराने संस्करण है कानून के, उनमें संशोधन करने की जरूरत है, वो काम किया जा रहा है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने कहा कि ये स्वागत योग्य होना चाहिए। और ये जो चीज आपने कही कि नवाचार हमेशा होता है, क्योंकि हमने देखा है भारत में जो कुछ प्रथाएं रही हैं जो वर्तमान में नहीं है, क्योंकि बाल विवाह का कानून हमारे यहाँ बन गया है, बाल विवाह नहीं होते हैं। सती प्रथा कभी किसी युग में रही होगी, सुना है, कितना सत्य है नहीं पता, लेकिन अब वो भी नहीं है, उसका भी विरोध किया गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, नवाचार होते रहना चाहिए ताकि समाज को वर्तमान की स्पीड से, वर्तमान की गति से हम कदम से कदम मिला के चल सके। तो उसमें संशोधन और नवाचार जरूरी हो, जैसा कि आलोक जी ने कहा। बिल्कुल, नवाचार होते रहना चाहिए। और चर्चा में सूरज जी जिस तरह से बात आई है कि विकसित भारत की, पीएम नरेंद्र मोदी भी वही बात कर रहे हैं कि
किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। मैं सीधे प्रकाश सक्सेना जी के पास में आता हूं, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए और समझेंगे उनसे कि एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, एक तरफ 5वीं जो इकोनॉमी है उसको तीसरे पर लाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ यूसीसी की बात हो रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि ये देश के लोगों की मांग है सेकुलर सिविल कोड को लेकर। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यूसीसी विकसित भारत के मार्ग में, उसके प्रशस्तीकरण में क्या बाधक है, और दूसरी तरफ जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो मांग है वो देश के लोगों की मांग है कि सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, दोनों चीज। यदि आप यूसीसी को विकसित भारत से जोड़ रहे हैं तो फिर कपड़े देख के आपको नहीं पहचानना चाहिए, है ना। कब्रिस्तान शमशान ये नहीं करना चाहिए। आपको शुरू से ही भाषा ऐसी होना चाहिए कि वो हमारे नागरिक हैं, हमें उस भाषा से संबोधित करना चाहिए। तो मैं विकसित भारत तो जैसे अच्छे दिन थे ना 2014 में, मैं उसी तरह का एक जुमला मानता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें पॉलिसीज दिखना चाहिए। आपने इकोनॉमी के जो पिलर्स थे वो कहाँ गायब हो गए? आप रोजगार देने में आपने जिनको ओबलाइज किया, जिनको टैक्स रिबेट दी, जिनको वो आपको रोजगार खड़े करने में तैयार नहीं है, तो कोई मॉडल उसका दिखता नहीं है। आप विज्ञापनों में और प्रवचनों में आप सुन सकते हैं, तो उससे मैं सहमत नहीं। हाँ, इस बात से सहमत हूँ कि विकसित भारत के लिए यूसीसी का होना जरूरी है। जैसे गठबंधन सरकार होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं। हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को आहत ना करें और एक कॉमन एक सिविल हमारे रूल्स हम उसको लागू करें जिससे किसी को दिक्कत ना हो। अब कॉमन सिविल कोड जो है वो मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं कि ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी के लॉ के आधार पर है। जैसे हिंदू धर्म में आपने जिक्र किया था सती प्रथा का, 85-86 में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिए इसमें और उसको अवैधानिक बताया है, जबकि वो हमारे परंपरा थी और उसको बड़ा अच्छा माना जाता था, महिमा मंडित करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा बढ़ी, लोगों ने समझा, महिलाओं के अधिकारों को समझा, मानवीयता को ग्रहण किया, तो हमने हिंदू समाज ने उसका बहिष्कार चालू किया और धीरे धीरे वो चीज हमारे समाज से गायब हुई। हमारे बाल विवाह, मुझे ध्यान है दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल तक हम खबरें पढ़ते थे, बल्कि उसके बाद तक पढ़ी है कि जबरदस्ती अक्षय तृतीया पे छोटे छोटे बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। प्रशासन ने सख्ती की, उसको रोका, धीरे धीरे उन बच्चियों को हिम्मत मिली कि सरकार हमारे साथ है, तो वो खुद थाने जाने लगी उसकी शिकायत करने कि हमें भी पढ़ना है। तो ये ह्यूमन राइट से कनेक्टेड है। जो विवाह की आयु की बात कर रहे हैं, इस्लाम में भी उसको ह्यूमन राइट से जोड़ के देखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसमें सुधार नहीं हुए, पहले महिलाओं की स्थिति अलग थी, जैसे जैसे उनमें शिक्षा बढ़ी है तो महिलाएं आगे बढ़ी हैं। ट्रिपल तलाक की बात देखें तो एक महिला कोर्ट ही गई थी ना, ये तो आपने बाद में बिल ले आए, बाद में एक लागू किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो कोई भी इसके खिलाफ कोर्ट जा सकता था, आपने उसके खिलाफ एक एक्ट लिया है। तो मेरा मतलब ये कि निरंतर प्रगति पे बढ़ना है, तो हमें एक साझा कानून की जरूरत है, ठीक है, पर वो मानवाधिकारों पे आधारित हो और इक्वलिटी के लॉ पे आधारित हो। बिल्कुल, आपने उसमें कट्टर रूढ़िवाद बिल्कुल नहीं चलने देना चाहिए, उस पर सख्त होना चाहिए। सही कहा आपने कि रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, वो समानता के अधिकार की रक्षा करते हुए यदि कानून आ रहा है तो वो मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए कानून आ रहा है तो ठीक है। यही बात लेकर के जो बात अभी कही रही सक्सेना जी ने, जो बात कही, मैं लेकर के सैफ मलिक जी आपके पास आ रहा हूँ। बाल विवाह की बात कही, भारत में बाल विवाह का कानून है और जब उसके लिए गतिविधियां होने लगी, उसके लिए कानून बन गया, लोगों पर कार्रवाई होने लगी, तो लड़कियां खुद अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जाने लगी थाने और शिकायत करने लगी। और आज की स्थिति यह है कि जब हम देखते हैं अक्षय तृतीया पर कहीं कहीं गाहे बगाहे खबर आती है कि यदि कहीं बाल विवाह हो रहा है तो उसको रोकने की कवायद की जाती है, बाकायदा महिला बाल विकास विभाग की टीम जाती है, थाने की टीम उसके साथ में होती है। लेकिन यहाँ सैफ मलिक जी, एक तो मैं अपनी ज्ञान वृद्धि चाहूंगा आपसे कि थोड़ा सा मेरे ज्ञान की वृद्धि हो जाए, मेरे शब्दों को सांप्रदायिकता का रूप ना दिया जाए कि क्या इस्लाम में ऐसा है कि कोई आयु निर्धारित नहीं है, क्या शरीयत कानून में ऐसा है कि लड़की की कोई आयु निश्चित नहीं कि बस वो मासिक धर्म से हो उसका विवाह कर दो, चाहे वो किसी भी आयु को हो। क्या उन लड़कियों को जो भारत में रह रही हैं, मुस्लिम वर्ग से आती हैं, क्या उनके ऊपर बाल विवाह लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि वो अपनी शिक्षा कर सके, अपना उत्थान कर सके, अपना खुद का विकास कर सके, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास हो जाए, तब वो विवाह करें? ऐसी चीजें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और यह चीज़ जो हमारे साथी ने भी कही जी, तो अभी अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे जो मुस्लिम विवाह के आंकड़े हैं तो बाल विवाह आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि समाज में भी एक जागरूकता आई है जी, और लड़कियों की एजुकेशन को लेकर भी मुस्लिम समाज में काफ़ी जागरूकता आई और लड़कियां घर से बाहर निकलकर पढ़ भी रही हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर अपने उनके तैनाती भी हो रही है जी। तो
तो जैसे जैसे समाज में जागरूकता आ रही है, भले ही शरीय कानून में उस दौर में ये कहा गया हो कि लड़की के बालिग हो तो इसका विवाह कर दो, किन परिस्थितियों में उन्होंने इस चीज़ को कहा वो उस वक्त के लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन वो किसी पर ये फोर्सली नहीं है कि नहीं साहब बालिग होते ही आप कर दें। आज का जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं बच्चे के, वो सब अच्छी भली चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और मेरा भी ये कहना है कि अगर आप इस पर कोई स्टडी हो, अध्ययन हो, तो आपको आंकड़े जब आप उठाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ बहुत हद तक खत्म हो चुकी है जिस चीज़ को कहा जा रहा है। अब लोग जब भी विवाह करते हैं तो आयु को देख करके सोच समझ के करते हैं, भले ही लागू नहीं हो। अभी बीच में एक खबर उड़ी थी कि 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाएगा, तो उस दौरान अगर आपको ध्यान हो नहीं हो, बहुत तेजी में बहुत सारे निकाह हुए थे। यानी मैं खुद शामिल हुआ था, तो ताजुल मसाजिद जैसी मस्जिद में जगह नहीं होती थी। तो वो इस चीज़ को दर्शाता है कि जो हमारे देश का कानून है उसको लेकर एक मानते तो हैं लोग, अगर उनको ये डर ना होता कि आयु सीमा बढ़ाई जा रही है तो फौरन तेजी में इतनी विवाह नहीं होती उस समय। 31 दिसंबर की शायद वो डेट थी और उस दिन बहुत वो हुआ था। तो ये जागरूकता आने से चीज़ों में कमी आई है। और जहाँ तक हमारे साथी ने अभी दो बातों का जिक्र किया था, हलाला और मुता, तो उसके संबंध में मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हलाला तब होता है, हलाला बहुत रेयर केसेस में 0.1% भी नहीं होता। हलाला का ये नियम है कि अगर पति पत्नी ने किसी कारण में नाराज हो गए और एक दूसरे को तलाक दे दिया, लेकिन उनको अपनी गलती समझ में आई, अब वो चाहते कि हम दोबारा विवाह करें, तो एक पनिशमेंट के तौर पर उनको ये था कि आप किसी दूसरे से निकाह करें, फिर उससे तलाक लें, और एक जो एक पीरियड है उस पीरियड तक आप अलग रहने के बाद फिर विवाह करें। तो वो इसलिए रखा गया था कि भाई आदमी कोई भी फैसला लेने से पहले महिला का शोषण हुआ ना एक तरह से। शोषण तो मानता हूँ मैं, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, 0.1%। क्योंकि अगर आपने तलाक दे दिया और आप अलग हो गई पति पत्नी, तो बहुत मुश्किल है कि साथ आए। रहा सवाल मुता का, तो मुता एक मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें मुता को कोई मान्यता नहीं है। मुता सिर्फ शिया जो हमारा फैक्ट है इस्लाम का, सिर्फ मुता उसमें लागू होता है। और मुता क्या है, मुता इस तरह का उन्होंने रखा है सिस्टम कि एक टाइम पीरियड के लिए आपस में सहमति से एक विवाह होता है, जैसे आज हम लिव इन रिलेशनशिप जिसको कह रहे हैं, उस तरह की एक चीज है कि एक शुदा के टाइम शुदा के लिए उन्होंने शादी की और उसके बाद वो नील हो जाती है वो। तो ये चीज सिर्फ शिया फैक्ट में है, बाकी किसी मुस्लिम के जो दूसरे वो है उसमें उसको बिल्कुल भी मान्यता मतलब ये माना जाए कि यदि बात हो रही है समान नागरिक संहिता की तो वो सभी के लिए अच्छा है। तो मैं आपसे सिर्फ दो शब्दों में जानना चाहूंगा कि यदि बात हो समान नागरिक संहिता यूसीसी, तो ये यूसीसी के रूप में लागू हो या फिर सेक्युलर सिविल कोड के रूप में लागू हो? देखिए, सेकुलर सिविल कोड तो नाम दे दिया, बात तो वही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, सेकुलर सिविल का है, बात तो वही है। लेकिन देखना ये है कि जो ये इसमें बदलाव चाहते हैं उसमें किन किन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। अब जो शादी की परंपरा है कि जब मुस्लिम में निकाह होना है, हिंदुओं में फेरे पड़ेंगे, पारसियों की अलग पद्धति है, ईसाइयों की अलग है, तो वो इससे कितनी प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, तलाक को लेकर तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और जो विरासत में हक है वो इस्लाम में पहले से ही क्लियर किया हुआ है कि इतनी प्रतिशत जो है वो बच्चियों को दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से उसमें है, तो वही मेरा कहना है। मतलब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना है? नाम से कुछ फर्क नहीं होगा। देखिए, नाम तो उन्होंने क्या है, वो तो मोदी जी तो हैं, आपको मालूम है, शुरू से उनको कहा जाता है जुमलेबाज, तो चीजों को घुमा फिरा के और वो नाम बदल के और करके वो चर्चा में रहना चाहते हैं। नए कानून की बात हो रही है राजेश जी, यहाँ पर बात करें यूसीसी की बात करें, तो यदि उसको सेक्युलर सिविल कोड कह दिया गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये जरूर है कि चर्चा तो हो गई है, चर्चा का बाजार गर्म हो गया। दूसरी तरफ सूरज जी ये है कि बिल्कुल चर्चा हो गई है, और जैसे ही मोदी जी ने ये कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए, उन्होंने तमाम सारी चीजें गिनाई, और तत्काल जिस तरह से विपक्ष ने लिया कि ये अंबेडकर जी का अपमान है, या जो चीजें होंगी वो संविधान के अकॉर्डिंग होंगी। मैं सीधे श्याम मोहन श्रीवास्तव साहब के पास में आता हूँ। श्याम मोहन श्रीवास्तव साहब, हमने देखा कि किस तरह से जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया, किस तरह से चर्चा हुई, फिर वहां पर वो सहमति नहीं बन पाई, वहां से वो पास नहीं हुआ, फिर उसको हमने जेपीसी को उसको भेजना पड़ा। अब मोदी जी ने बात ये निकाली ही है कि यूसीसी को लेकर, लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर ये कितनी पॉसिबिलिटी है? दूसरी तरफ क्या कहीं ना कहीं विपक्ष को विश्वास में लेना होगा, विपक्ष से भी इस पर से मशवरा होना होगा कि नहीं, इस तरह की चीजें हैं, हम इस तरह के प्रावधान करने वाले हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो फिर वो पूरा उनका जो एनडीए है उसका गठबंधन हो, तमाम सारे जो उनके सहयोगी हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक की चिंता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, या फिर जब बात ये कही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी विश्वास में लेना होगा? ये मैंने पहले भी यह उल्लेख किया कि लोग अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से फैसला करते हैं। प्रश्न यह नहीं कि मोदी जी की पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा,
प्रश्न यह है कि देश को फायदा है कि नुकसान है। हाँ। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कभी कभी दूसरों के देश के नफा नुकसान को देखकर आत्मघाती फैसले भी अगर लिए जाए तो यह फैसले बहुत हिम्मतवान फैसले कहा जाना चाहिए। हमारे यहाँ अभी मेरे मित्र सेक्युलर की व्याख्या प्रकाश जी कुछ कर रहे थे। मैं ऐसा मानता हूँ, हाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि सेक्युलर शब्द सर्वधर्म समभाव से आया। और धर्म का मैंने पिछले उसमें कुछ कहा था, पूजा पद्धति से कोई किसी को कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जिसकी आध्यात्मिक भूख जैसे शांत हो, जिसकी इबादत भूख जैसे शांत हो, उस ढंग से पूजा करे। हमारे यहाँ बहुत से लोग बहुत से ढंग से पूजा करते हैं। हाँ। सिख अपने ढंग से करते हैं, जैन अपने ढंग से करते हैं, सनातनी अपने ढंग से करते हैं, हाँ। श्वेतांबर अपने ढंग से करते हैं, दिगंबर अपने ढंग से करते हैं, लिंगायत अपने ढंग से करते हैं। हाँ। सब अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, जिसको जैसी आध्यात्मिक भूख की शांति हो। हाँ। हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, हाँ। सब नर चले परस्पर प्रीति, रहे स्वधर्म निरत सब रीति श्रुत रीति। सब अपने अपने धर्म आचरण के अनुसार व्यवहार करें। मैंने कहा धर्म क्या है, ये मैंने पहले बताया कि न्याय, क्रोध निग्रह, इंद्रिय निग्रह, तो ये सब है। यूसीसी लागू होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए कि समय होना चाहिए? पर यूसीसी जो है वो इन सब से हटकर, मैंने कहा कभी कभी हाँ। बिना फायदे के भी कोई काम करना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो भी चीजें राजनीतिक की जा रही है, क्षमा चाहता हूं क्योंकि समय की सीमा है। बाकी मेहमानों से आग्रह करूंगा कि एक एक मिनट पर अपनी बात रखें। समय की सीमा को देखते हुए जो बात कही जा रही है कि यहाँ अपने फायदे को, अपना नफा नुकसान ना देखते हुए राष्ट्र की बात कही जाए। नीरज तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं सैफ मलिक जी की बात से कि यदि नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है यूसीसी के लिए सेक्युलर सिविल कोड, तो ये केवल और केवल एक हवा है या वास्तव में सेक्युलर शब्द के कुछ मायने निकलने वाले हैं? ये बात इसलिए कही जा रही है पूरे देश में कि नरेंद्र मोदी जी हवा उड़ाएं। अभी थोड़ी देर पहले सक्सेना जी ने चर्चा किया वक्फ बोर्ड की कि वो गया और शांत हो गया मामला जी। इसकी जानकारी अच्छे से होना चाहिए कि अभी सरकार के पक्ष में राज्यसभा में सीटें कम हुई है, इसलिए उसको जेपीसी में डाल दिया गया है और कोई विशेष कारण नहीं है। वो सोच रहे होंगे कि वो फंस गए हो गया। मैंने कहा जेपीसी में गया है, जेपीसी में चला मैं गया। बता रहा हूँ, मुझे जेपीसी में इसीलिए गया है क्योंकि राज्यसभा में सीटें कम है। अगले सत्र के पहले तो हो जाएंगी बराबर? अगले सत्र के पहले सब बराबर हो जाएंगी। अब चर्चा हमारे सामने इस पे आ गया कि देखो बड़े बड़े मुद्दे पे कभी भी मोदी जी हवाई बात नहीं करते हैं। उस पे काम किया जाता है और ये काम होगा और ये राष्ट्र हित में काम होगा और हम सभी को सम्मान करना चाहिए क्योंकि बदलती परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि अब समाज की संरचना में परिवर्तन होना भी जरूरी है। बिल्कुल, आपने भी वही बात कही जो सक्सेना जी ने कही थी कि रूढ़िवादी ना हो, रूढ़िवादिता को दरकिनार करते हुए हम यदि विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो उन तमाम चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। राजेश, बिल्कुल, रामानंद जी के पास मैं आता हूं और इस सवाल के साथ में, क्योंकि एक समय 370 भी दूर की कौड़ी लगता था, राम मंदिर का निर्माण भी दूर की कौड़ी था। अब जब जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर बात की है, मेरा सीधा सा सवाल है कि आने वाला समय अब यूसीसी चलेगा देश? बिल्कुल चलेगी यूसीसी। जैसा आप कह रहे हैं कि पहले धारा 370 को लोग बोलते थे कि ये हवाई। आज देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा, इसी तरीके से राम मंदिर बना, वो तो खैर सामंजस्य से बना सबको, लेकिन उसको भी बनाने में मोदी जी की भी अच्छी सहभागिता रही। तो यूसीसी से पूरा देश में जो एक कानून बनेगा उसके सभी भारत के नागरिकों को स्वागत करना चाहिए। वो ये नहीं कहा जा रहा कि कौन सा समुदाय या कौन सा धर्म किस तरीके से अपना धर्म का रूप देंगे, वो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। एक देश एक कानून, और इस पे यदि होता है तो ये सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए, पक्ष को भी विपक्ष को भी। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष की यहाँ बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात नहीं होना चाहिए। यहाँ बात होना चाहिए राष्ट्र की, बात होना चाहिए राष्ट्रवाद की, और राष्ट्र के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, यदि वो उन पर कानून लागू होता है तो सभी कानून उनके लिए समान होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से देखा गया कि दंड संहिता की बात हो रही थी, आईपीसी की बात हो रही थी, तो आईपीसी मिटा करके उसको न्याय संहिता कर दिया गया है। अब न्याय की बात होती है, न्याय यदि सबके लिए समान है तो सारे कानून सबके लिए समान होने की बात है। सेक्युलर सिविल कोड की बात कही गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि जो बातें कही जा रही थी कि लंबे समय से
से चर्चा जरूर है कि वास्तव में अब उस कार्य को गति दे दी गई है और बहुत जल्द हमें देश में कॉमन सिविल कोड की बात कही जा रही है, समान नागरिक संहिता देखने मिलेगी जिसमें सभी के लिए, चाहे वो निजी मामलों के अधिकार हो, निजी मामलों के कानून, सबके लिए समान हो गया। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं दे, चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का सैफ मलिक जी, आलोक सिंह जी, नीरज तिवारी जी, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी और प्रकाश सक्सेना जी, रामानंद द्विवेदी, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर ऐसी ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। आप बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।